हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आइज की मंथली मैगजीन को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि अगस्त 2024 की जो अभी लेटेस्ट आई हुई है। इसके संदर्भ में बात की जाए तो जिस तरीके से हम पहले भी मैगजीन को पढ़ चुके हैं कि आपको टोटल 8 लेक्चर प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसमें आपके पूरे 10 टॉपिक जो इसमें आते हैं उन सभी को इसमें कवर अप कराया जाता है। इसकी रूपरेखा के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें सबसे पहले हम जो कंप्लीट करते हैं हमारे जो टॉपिक के अकॉर्डिंग जो रहता है, इसमें भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन स्टार्टिंग में रहता है, तो उसका एक लेक्चर होता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक लेक्चर होता है। इसी तरीके से जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या सुरक्षा हो या सामाजिक मुद्दे हो या फिर पर्यावरण हो या इकोनॉमी हो या एथिक्स हो या गवर्नमेंट स्कीम हो या आर्ट एंड कल्चर हो, तो सभी टॉपिक को एक साथ इसमें कवर कराया जाता है। तो हमारी जो रूपरेखा रहती है, आपको बता दें कि ये जो रूपरेखा जिस रूपरेखा के तहत हम कार्य करते हैं वो आती है कि पहले लेक्चर के अंतर्गत आपको भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का यानी कि पॉलिटिक्स सेगमेंट जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा। फिर दूसरा जो टॉपिक आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, तो उसको कंप्लीट कराया जाता है। फिर आपका जो तीसरा टॉपिक आता है इसमें इकोनॉमी, तो इकोनॉमी को कंप्लीट कराया जाएगा तीसरे लेक्चर के अंतर्गत। फोर्थ लेक्चर के अंतर्गत सिक्योरिटी को, फिफ्थ लेक्चर के अंतर्गत आपका इन्वायरमेंट, सिर्फ के अंतर्गत देखा जाए तो आपका आएगा सामाजिक मुद्दे। सेवन के अंतर्गत आएगा आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और आपका 8 नंबर का जो लेक्चर आएगा जिसमें संस्कृति, प्रीति शास्त्र और सुर्खियों में रहे योजनाएं, सुर्खियों में रहे स्थल और सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व को एक लेक्चर में कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये जो हमारी मैगजीन है उसकी ये रूपरेखा है। इस मैगजीन को हम इस तरीके से कंप्लीट कराए जाते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम आज शुरू करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में, कि पॉलिटी एवं गवर्नेंस से रिलेटेड क्या हमारे मेजर टॉपिक है इस मंथ में। तो इन टॉपिक के बारे में जानते हैं, फिर एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण के संदर्भ में आपका टॉपिक है। फिर आता है आपका केंद्र प्रायोजित स्कीम के बारे में टॉपिक दिया गया है। फिर इसके बाद देखा जाए तो आपका जो तीसरा टॉपिक आता है सुशासन में नागरिकों की भागीदारी। फिर आता है आपका सिविल सेवाओं में लिटरल एंट्री के बारे में, सरोगेट विज्ञापन के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में, विधायी प्रभाव आकलन। फिर संक्षिप्त सुर्खियां जो आती है जिसमें जिला न्यायालयों में बुनियादी ढांचे की स्थिति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत, परिसीमन आयोग और वायलर विधेयक 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया है। इसके संदर्भ में ये प्रमुख स्कीम रही है, मतलब कि ये प्रमुख सुर्खियां रही है। तो चलिए एक एक टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक आता है अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण। तो अनुसूचित जनजाति उपजातियों जनजाति अनुसूचित जातियों के यानी कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के बारे में जान लेते हैं कि यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं और इनका वर्गीकरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे स्वीकार किया गया। साथ ही साथ ये जानेंगे कि इसके तहत कौन सी संविधान पीठ रही है जिसके अंतर्गत इन पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया है, और साथ ही साथ ये अनुसूचित जातियों से रिलेटेड किस आर्टिकल में इनके से रिलेटेड प्रावधान दिए गए। चलिए तो शुरू करते हैं, जिसमें आता है पहला टॉपिक हमारा सुर्खियों में क्यों रहा है इसके बारे में। तो सुर्खियों में क्यों रहा है, तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की जो संविधान पीठ है, तो इसने पंजाब और अन्य बनाम दविंदर सिंह अन्यवाद 2024 में निर्णय लिया था कि अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 के क्लॉज 4, 16 के क्लॉज 4 के तहत स्वीकार्य है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्य सुप्रीम कोर्ट समुदायों के भीतर अधिक वंचित समूहों को अतिरिक्त कोटा यानी कि आरक्षण प्रदान करने हेतु अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण कर सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये वर्डिक्ट दिया गया है, और किस निर्णय के अंतर्गत दिया गया है ये, कि पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम दविंदर सिंह अन्यवाद में ये निर्णय दिया गया है, जिसमें उप वर्गीकरण से रिलेटेड जो आपके आर्टिकल है 14, 15 का क्लॉज 4 और 16 के क्लॉज 4 को इसके अंतर्गत स्वीकार किया गया है। अब जानते हैं कि जो 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ है इसने किन पहलुओं पर विचार किया, तो इनके अंतर्गत इन्होंने दो पहलुओं पर विचार कर रही थी। पहला तो ये कि क्या आरक्षित जातियों के भीतर वर्गीकरण को अनुमति दी जानी चाहिए, और दूसरा जो आता है कि ईबी चिरैया चित्रैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य बाद में दिए गए निर्णय के औचित्य पर। तो इस तरीके से देखा जाए तो यह दो प्रमुख पहलुओं पर विचार कर रही है, और जो ईबी चिन्नैया मामला है उसे सुप्रीम कोर्ट में उस मामले में निर्णय दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 341 के क्लॉज 1 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियों सजातीय समूह के एक ही वर्ग से संबंधित है और उन्हें आगे उप वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।
और इसके पहले अपील दी गई थी कि 2014 में दविंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चितरिया बनाम में बाद में जो कि 2004 में निर्णय दिया गया था उसमें पुनर्विचार के लिए अपील भी की गई थी और उसमें 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को इसको भेजा गया था। और ये जो 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ है, इन्होंने 2020 में फैसला सुनाया था और कहा था कि इस मामले के तहत अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण पर रोक लगा दी गई थी। तो इस तरीके का ये इसका जो पृष्ठभूमि रही है। तो इस तरीके की ये पृष्ठभूमि रही है। चलिए तो जान लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं जो अनुसूचित जातियों के संदर्भ में है। पहले नंबर पर तो आता है आपका अनुच्छेद 14। यह जो अनुच्छेद 14 है इसके अंतर्गत राज्य भारत के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समता एवं कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है कि राज्य जो होगा वो कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण से रिलेटेड किसी को वंचित नहीं करेगा। और अनुच्छेद 15 के क्लॉज 4 के अंतर्गत कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के किसी वर्ग या अनुसूचित जातियों जातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। और अनुच्छेद 16 के क्लॉज 1 के अंतर्गत राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या नियोजन रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगा। और अनुच्छेद 16 का क्लॉज 4 के अंतर्गत कहा गया है कि इसमें राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्तियां पदों के आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार देता है जिसका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता है। और अनुच्छेद 341 का क्लॉज 1 जो है वो कहता है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ जातियों मूल वंशों या जनजातियों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जातियों के रूप में नामित कर सकता है। और अनुच्छेद 341 का क्लॉज 2 कहता है कि संसद कानून बनाकर किसी भी जाति मूल वंशीय जनजाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर सकती है या सूची से हटा सकती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान दिए गए कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 14, 15 का क्लॉज 4, 16 का क्लॉज 1, 16 का क्लॉज 4 और 341 का क्लॉज 1 और 341 का क्लॉज 2 के अंतर्गत ये प्रमुख प्रावधान दिए गए। अब आता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसके अंतर्गत देखा जाए कि अनुसूचित जातियों के भीतर उप वर्गीकरण को अनुच्छेद 341 के क्लॉज 2 का उल्लंघन नहीं करता है जिसके अंतर्गत इस उपवर्गीकरण में ना तो इस सूची में किसी अनुसूचित जाति को शामिल किया गया है ना ही इससे बाहर किसी को भी किया जाता है। अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के दायरे के अंतर्गत देखा जाए तो यही एक तरीके से सकारात्मक कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य है जो पिछड़े श्रेणियों की अवसर की मौलिक समानता प्रदान करता है। और इसमें मौलिक समानता का जो सिद्धांत है वह कानून को व्यक्तियों एवं उनके समूहों की अलग अलग पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक अन्यायों को ध्यान में रखना चाहिए इसके सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आता है कि जो कुछ जातियां हैं वह अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर भी वो वर्गीकरण कर सकती है जैसे कि राज्य को यह सिद्ध करना होगा कि किसी भी जातीय समूह के पिछड़ेपन के कारण जो है वह उसके पास अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। तो इस प्रतिनिधित्व के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें राज्य को राज्य की सेवाओं और कुछ जातियों के उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने के बारे में एक डेटा एकत्र करना होगा और जिसके आधार पर इच्छा एवं राजनीतिक लाभ के अनुसार कार्य नहीं कर सकता है और यह एक न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा जिसमें राष्ट्रपति द्वारा आरक्षण हेतु अनुसूचित जाति समुदायों को सूची तैयार की गई हो जिसमें राज्य में उनकी मनमानी तरीके से हेरफेर कर अनुसूचित जातियों में विशेष जाति के पक्ष में 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता है इसके संदर्भ में आता है। और संविधान के अनुच्छेद 341 के क्लॉज 1 के तहत अनुसूचित अनुसूचित जातियां जो कि अलग अलग स्तरों पर पिछड़ेपन वाली जातियों मूल वंशों या जनजातियों के विजातीय समूह से संबंधित है। और इसमें सरकार द्वारा क्रीमी लेयर को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों तक विस्तृत नहीं करना चाहिए। और इसमें 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में 4 न्यायाधीशों ने से अलग राय दी गई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो संविधान पीठ निर्णय देती है तो इसमें जो आपका पहले जैसे कि ये जो 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के द्वारा जो निर्णय दिया गया तो उसका जो सुझाव था वो 2020 में उसमें कहा गया कि इस तरीके का इसमें कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा। फिर इसके बाद ये जो फैसले सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए तो इसमें अभी प्रेजेंट में जो मतलब कि इसके पहले जो फैसला आया था जिसमें अनुच्छेद 341 के क्लॉज 1 के अंतर्गत इसमें अलग अलग जातियों के पिछड़ेपन और विजातीय समूह के बारे में दिया गया था जिसमें क्रीमी लेयर के सिद्धांत को विस्तारित करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसके द्वारा न्यायाधीशों के लिए 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4 न्यायाधीशों ने अलग राय दी और 3 न्यायाधीशों ने अलग राय दी। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें जो न्याय जैसे कि कोई वर्डिक्ट आता है तो उसमें ये जरूरी नहीं होता है कि सभी न्यायाधीश उस राय से मतलब की राय से सहमत हो।
इसमें अगर 7 न्यायाधीश हैं तो 4 राय मानते हैं, 4 3 नहीं मानते हैं, तो उसके अंतर्गत कुछ विभिन्न पहलुओं को अलग-अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे कि अब क्रीमी लेयर का इसमें सिद्धांत आया हुआ है, तो क्रीमी लेयर के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये हमेशा चर्चा में भी बना रहता है। अगर ओबीसी आरक्षण से रिलेटेड चीजें आती हैं, तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित में आपके क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो क्रीमी लेयर के संदर्भ में बात की जाए तो इसका उपयोग जो है वह पिछड़े वर्ग के उन सदस्यों की पहचान करने के लिए किया जाता है जो मुख्य तौर पर आर्थिक तौर पर आगे हैं। मतलब कि जो आर्थिक रूप से जैसे कि जिस तरीके से उनकी स्थिति है उसमें वो आर्थिक रूप से सक्षम है और उसमें आर्थिक रूप से स्थिर है या फिर शिक्षित है और उन्हें ओबीसी हेतु सरकारी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है और वे सरकार द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक रोजगार संबंधी पेशेवर छात्रों के पात्र नहीं होते हैं। तो इस तरीके कैसे देखा जाए तो जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर के संदर्भ में उन व्यक्तियों की पहचान की जाती है जो की जो आर्थिक इनकम है वो ज्यादा है और वो इस तरीके के जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है यानी कि आर्थिक तौर पर सक्षम है, तो उनके लिए ये क्रीमी लेयर मतलब कि ओबीसी का जो आरक्षण दिया जाता है उसका लाभ मिलता नहीं है। अब आता है कि अन्य महत्वपूर्ण जो न्यायिक निर्णय है इनके बारे में भी जान लेते हैं कि सबसे पहले जो 1975 में केरल राज्य बना एएनए थाम से यानी कि 1975 में निर्णय दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहला निर्णय था जिसमें क्रीमिलियर शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा निर्णय था, जैसे कि आपके 4 निर्णय देते तो इसमें पूछ लिया जाए कि आपका क्रीमिलियर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस निर्णय के अंतर्गत किया गया, मतलब कि किस सुप्रीम कोर्ट के कौन से न्यायिक निर्णय के अंतर्गत दिया गया। तो ये कौन सा निर्णय है, केरल राज्य बनाम एनएस थॉम्स जो कि 1975 में इनके द्वारा निर्णय दिया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सचेत किया था कि आरक्षण का लाभ जो है वह पिछड़ी जातियों के संपन्न व्यक्तियों द्वारा उठाया जा सकता है। तो इसमें क्रीमिलियर शब्द के बारे में कहा हुआ था। फिर आता है हमारा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद जो कि 1992 में आया। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की पीठ ने इस बात पर जोर दिया था कि सरकार को ओबीसी के तहत क्रीमिलियर को आरक्षण के लाभों से बाहर रखना चाहिए। फिर आया था 2004 में ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य जो कि 2004 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य द्वारा सुप्रीम कोर्ट के उपवर्गीकरण में संविधान के तहत दिए गए समानता के अधिकार और अनुच्छेद 341 दो के उल्लंघन के संदर्भ में कहा गया था। जैसे संविधान का अनुच्छेद जो 341 में राष्ट्रपति को आरक्षण हेतु अनुसूचित जाति समुदायों की सूची बनाने की शक्ति देता है और अनुच्छेद 341 का क्लॉज 2 जो होता है वह संसद को कानून द्वारा किसी भी जाति मूल वंश या जनजाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने या सूची से हटाने का प्रदान करता है, इसके अंतर्गत आता है। जनरल से बना लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट दिया गया था कि क्रीमी लेयर की अवधारणा को अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 पर लागू करना आरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट की समुदायों की सूची के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। तो इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट दिया गया था। तो इस तरीके के ये कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय रहे हैं। अब आता है कि अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए और कुछ विपक्ष में तर्क दिए गए। तो पक्ष में तर्क को जाने तो इसमें सबसे पहले मौलिक समानता आती है, जो कि सबसे निम्न स्तर पर रहने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता देने का एक दृष्टिकोण होता है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सबसे अधिक फांसी पर रखने वाले लोगों को सशक्त बनाया जाएगा। और इसके खिलाफ में जो तर्क दिया गया है इसमें एकता और एकजुटता के संदर्भ में जो कि अनुसूचित जाति समुदाय में विभाजन हो सकता है, जिससे उनकी सामूहिक आवाज और सौदेबाजी की शक्ति कमजोर हो सकती है। पक्ष में तर्क देखा जाए तो गवर्नेंस के संदर्भ में इसमें वर्गीकरण विविध और प्रभावी शासन सुनिश्चित करता है और इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों की आरक्षण का उद्देश्य जो होता है आरक्षण ऐतिहासिक अन्याय के लिए क्षतिपूर्ति या आर्थिक कल्याण के लिए नहीं होता है। और इस पे जातीय समूह के अंतर्गत देखा जाए तो इस श्रेणी में सबसे वंचित समूह और उनके संघर्षों तथा साथ साथ अलग अलग स्तरों पर होने वाले भेदभावों को देखने एवं उनका वर्गीकरण करता है। और इसके अंतर्गत आर्थिक गतिशीलता में जातिगत भेदभाव कलंक शायद मिट ना पाया हो, उसके अंतर्गत उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ऑक्सफैम की इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 में ऋण तक पहुंच में जाति आधारित भेदभाव को उजागर करती है। तो इस तरीके से कुछ पक्ष में तर्क दिए गए, कुछ विपक्ष में तर्क दिए गए। पक्ष के अंतर्गत और भी एक आता है जिसमें विधानमंडलों की विधायी क्षमता के बारे में, जो कि अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति को किसी भी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में नामित करने का अधिकार देता है और इसमें अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4, 16 का क्लॉज 4 के तहत निहित मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 346 के तहत
राज्य की विधायी क्षमता का इस्तेमाल होने लगता है और अनुच्छेद 246 में राज्य संसद या राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु संबंधित होती है। डेटा संबंधी सीमाओं के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें कई जातीय समूहों के विश्वसनीय और व्यापक स्तर पर जाति आधारित जनगणना का डेटा का अभाव होता है, जो कि सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के तहत सार्वजनिक करने से मना कर दिया जाता है, जिसमें संपूर्ण डेटाबेस को त्रुटि होती है और जनगणना अविश्वसनीय होती है। और इसके दुरुपयोग की संभावना जो रही है वह राज्यों में सत्ताधारी दलों द्वारा वोट बैंक को बढ़ाने के लिए एक संभावित राजनीतिक फेरबदल की आशंका रहेगी, इसके अंतर्गत आता है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ फैसले के मद्देनजर नीति निर्माताओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि अनुसूचित जाति समुदाय के प्रतिनिधियों, कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक वैज्ञानिकों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक वार्ता करें और इस संबंध में सरकार का जो जीरोहड़ी आयोग है, इन्होंने इसकी तर्ज पर आयोग का गठन कर सकती है और इसका उद्देश्य ऐसे समाधान खोजना हो सकता है जो समग्र रूप से अनुसूचित जाति समुदाय की एकता और सामूहिक प्रगति की संरक्षित करते हुए इस समुदाय के भीतर असमानताओं को दूर करे। तो इस तरीके का ये वर्डिक्ट है जिसके अंतर्गत एक प्रमुख प्रावधान किए गए। अब हमारा नेक्स्ट आता है केंद्र प्रायोजित योजना के बारे में। तो केंद्र प्रायोजित योजना के संदर्भ में बात की जाए तो हाल ही में व्यय संबंधी सुधारों के भाग के रूप में नीति आयोग ने केंद्र प्रायोजित योजना में सुधार की प्रक्रिया शुरू की हुई है। व्यय संबंधी सुधारों के भाग के रूप में किसके द्वारा? नीति आयोग ने केंद्र प्रायोजित योजना जो चल रही थी उसके बारे में कुछ सुधार की प्रक्रिया शुरू की हुई है। चलिए तो जान लेते हैं कि ये केंद्र क्षेत्र की जो योजना है वो क्या होती है। तो ये जो योजना है इनका जो वित्त पोषण है सीधे केंद्र सरकार के द्वारा ये वित्त पोषण की जाती है। इन केंद्रीय क्षेत्र की योजना में कुल 676 योजनाएं हैं, जिनका वित्त वर्ष 2024-25 में कुल वित्तीय आवंटन में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए होता है। तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत ही आता है। चलिए तो जान लेते हैं कि नीति आयोग के द्वारा इस सुधार क्रिया में क्या शुरू किया गया है। इसके बारे में कि नीति आयोग के द्वारा विकास की निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय में भारत सरकार की सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया को आरंभ किया गया। यह जो प्रक्रिया है इसे 9 प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत इसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मूल्यांकन में सहायता हेतु परामर्शदाता फर्मों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है, जिसके अंतर्गत आपके 9 क्षेत्र आते हैं, जिसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, महिला एवं बाल विकास क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, शहरी कायाकल्प व कौशल विकास क्षेत्र, ग्रामीण विकास क्षेत्र, पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, जल संसाधन, पर्यावरण एवं वन क्षेत्र, सामाजिक समावेशन, कानून एवं व्यवस्था तथा न्याय प्रदायगी क्षेत्र, इसके अंतर्गत 9 प्रमुख क्षेत्र आते हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में बात की जाए तो इनकी परिभाषा को सबसे पहले देखते हैं कि ये ऐसी योजनाएं होती हैं जो केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित होती है। इसमें राज्य सूची और संबंधित सूची में आने वाले क्षेत्रों की राज्यों की सहायता से कार्यान्वित करती है और इसकी विशेषताओं को देखा जाए तो इनका योजनाओं का वर्तमान ढांचा सीएसएस के युक्तिकरण एवं मुख्यमंत्रियों के उप समूह की रिपोर्ट पर आधारित होता है और इसका फोकस जो होता है वह उन योजनाओं पर रहता है जिनका विजन 2032-22 को साकार करने के लिए राष्ट्रीय विकास एजेंडा में इसे शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता होती है। और वर्तमान में देखा जाए तो 75 केंद्र प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और यह केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार मौजूदा समय में केंद्र सरकार अपने कुल व्यष्टि व्यय का लगभग 10.4% वर्तमान में चल रही 75 केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर खर्च करती है। तो इस तरीके से ये केंद्र प्रायोजित योजनाओं की वर्तमान क्षेत्र स्थिति, फोकस क्षेत्र किस तरीके से वर्क करती है, इसमें कौन शामिल होता है, किसकी कितनी हिस्सेदारी होती है, किस सूची के अंतर्गत आती है, इसके बारे में जाना। अब जान लेते हैं इनकी कुछ प्रकारों के बारे में कि ये जो योजनाएं किस प्रकार की होती है। तो इसमें ये जो योजनाएं जो कुछ पूर्व योजनाएं भी होती है, कुछ कोर ऑफ द कोर योजनाएं होती है, कुछ वैकल्पिक योजनाएं होती है। कोर योजनाओं के बारे में बात की जाए तो ये योजनाएं राष्ट्रीय विकास एजेंडा में शामिल होती हैं, जैसे उदाहरण के लिए हरित क्रांति, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन इसके अंतर्गत आता है। कोर ऑफ द कोर योजनाएं जिसके तहत सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक समावेशन की 6 योजनाएं शामिल है। राष्ट्रीय विकास एजेंडे के लिए इसमें उपलब्ध निधियों में इनका स्थान पहले आता है और ये योजनाओं को उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इसमें मनरेगा, सामाजिक सहायता समूह कार्यक्रम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजनों एवं अन्य कमजोर समूहों के विकास के स्तर में 3 अम्ब्रेला योजनाएं, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम इसके अंतर्गत आते हैं।
कुछ वैकल्पिक योजनाएं हैं, इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें राज्यों को यह चयन करने की स्वतंत्रता होती है कि वे किस योजना को लागू करना चाहते हैं और यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा फंड आवंटित किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती है। अब इनका वित्त पोषण जो है वह राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं में सभी हस्तांतरित राज्य की संचय निधि के माध्यम से किए जाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि ये धनराशि जो है वो सीधे राज्य के प्राथमिक सरकारी खाते में जमा की जाती है और 14वें वित्त आयोग की सिफारिश और 2017 से योजना पर गैर योजना को भेद को समाप्त करने केंद्र प्रायोजित योजना तथा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जो संघ एवं राज्यों के विशेष उद्देश्य हेतु फंड ट्रांसफर का प्राथमिक साधन बन पाएंगे। और इस योजनाओं का जो वित्त पोषण है वह 8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों में देखा जाए तो यह 90:10 के अनुपात में होता है और अन्य राज्यों में यह 60:40 के अनुपात में यह वित्त पोषित करती है। और इसमें वर्तमान में देखा जाए तो इसमें कोई भी विधानसभा नहीं है, केंद्र शासित प्रदेशों की कोई विधानसभा नहीं है और इसमें जो भी है वह 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार के द्वारा इसके अंतर्गत किया जाता है। और इसकी निगरानी जो है वह नीति आयोग के केंद्र प्रायोजित योजनाओं की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है, जो कि थर्ड पार्टी मूल्यांकन की देखरेख भी करता है। चलिए तो इसके औचित्य को जान लेते हैं। इसमें औचित्य के अंतर्गत प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडेरिटी के बारे में, जो कि एक तरीके से एक सिद्धांत है जो सभी कार्य शासन के निचले स्तर पर नागरिकों की निकटतम सरकार द्वारा किए जाने चाहिए और जिन्हें ऊपरी स्तर पर केवल तभी पूरा किया जाना चाहिए जब स्थानीय सरकार कार्य करने में असमर्थ होती है और इसमें पदानुक्रम पर विशेष बल दिया जाता है। और राज्यों में बुनियादी सेवाओं की समानता उदाहरण के तौर पर होती है कि स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं की समानता सुनिश्चित करती है। तो इस तरीके से इसके औचित्य को देखा जाता है। और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये सभी स्तरों पर सरकारों का मार्गदर्शन करती है और जिसमें जो प्रमुख आर्टिकल है जैसे कि अनुच्छेद 38 के अंतर्गत समानता को दूर करना, अनुच्छेद 45 में शिक्षा और अनुच्छेद 46 में सम कमजोर वर्गों के कल्याण और अनुच्छेद 47 में लोक स्वास्थ्य से रिलेटेड ये प्रमुख इसके औचित्य के तौर पर देखा जाता है। अब आता है कि सीएसएस के मौजूदा ढांचे और संबंधित समस्या एवं मुद्दे के बारे में बात की जाए तो यह संसाधन वितरण संबंधी मुद्दे के अंतर्गत जैसे वित्त वर्ष 2021-22 में बजट अनुमान से पता चला हुआ है कि इनका कुल वित्त पोषण 91.14% भाग 15 योजनाओं को प्राप्त हुआ है और यहाँ तक कि अम्ब्रेला योजनाओं के तहत आने वाली कई उप योजनाओं को बहुत कम वित्त पोषण भी प्राप्त हुआ है। और इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत 18 अलग अलग उप योजनाएं शामिल है और इसमें वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास एवं जलवायु परिवर्तन की उप योजना में 180 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, जो कि राज्य कृषि वानिकी योजना में 34 करोड़ रुपए इसमें आवंटित करता है। योजनाओं की अधिक संख्या में देखा जाए तो इसमें किसी योजना की अनेक लघु उपघटक होने की संख्या और उसमें लघु योजनाओं के प्रयासों में दोहराव होता है और इसके चलते संसाधनों के आवंटन भी कम होता है। और संघ सूची में सूचीबद्ध मदों के लिए कम राजकोषीय आवंटन के अंतर्गत देखा जाए तो यह एक तरीके से संघ का व्यय काफी इसमें बढ़ गया है और इसमें संघ सूची में शामिल मदों के लिए राजकोषीय आवंटन में कमी देखी गई, जिसका उदाहरण के लिए राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के अनुसार रक्षा व्यय 2011 से 12 में सकल घरेलू उत्पाद में 2% से घटकर 2019-20 में 1.5% हो गया। वन साइज फिट्स ऑल के दृष्टिकोण में देखा जाए तो यह केंद्रीय मंत्रालय द्वारा परिभाषित हुआ, इस वजह से राज्यों के भीतर एवं राज्यों के बीच मतभेदों का समाधान करना मुश्किल हो गया है और इसमें कुछ राज्यों में योजना संबंधी कम निवेश होता है, जो कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यों को उसके निर्धारित अनुपात में योगदान करने की आवश्यकता होती है और राज्यों में निवेश कम हो जाता है जहां इनकी अधिक आवश्यकता होती है। अब आता है आगे की राय के तौर पर देखा जाए तो इसमें वित्त पोषण को प्राथमिकता देना चाहिए। वित्त पोषण की एक आरंभिक सीमा होगी और मुद्रास्फीति सूचकांक आधारित वित्त पोषण होगा, जिसके अंतर्गत जैसे कि मिड डे मील या पीएम पोषण जैसी योजनाओं को खाना पकाने की लागत में थोक मूल्य सूचकांक में जोड़ा जाना चाहिए और प्रत्येक 2 साल में संशोधित किया जाना चाहिए। बेहतर गवर्नेंस के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें 15 वित्त आयोग के अनुसार इसमें एक वित्त पोषण की पैटर्न को पारदर्शी तरीके से पहले से ही तय किया जाना चाहिए और उसे स्थिर रखा जाना चाहिए और इसका वित्त पोषण उन द्विपक्षीय रूप से सहमति प्राप्त समझौते पर आधार पर प्रदान किया जा सकता है जो विशिष्ट उद्देश्य जिसके अंतर्गत सेवा वितरण परिणामों और विशेष परिणामों से संबंधित हो, न कि विस्तृत कार्यान्वयन योजनाओं पर आधारित हो, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है सुशासन में नागरिकों की भागीदारी के बारे में कि हाल ही में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म को शुरू हुए 10 साल पूरे हो गए और यह जो प्लेटफॉर्म है इसे जुलाई 2014 में शुरू किया गया। माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में बात की जाए तो इसे 2014 में भारत के प्रधानमंत्री ने शुरू किया हुआ था। यह जो
प्लेटफॉर्म है या नागरिकों की भागीदारी है, तो एक प्लेटफॉर्म होता है जो नीति निर्माण में नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कई सरकारी निकाय या मंत्रालयों के साथ सहयोग करता है। साथ ही यह प्लेटफॉर्म जनहित में लोक कल्याण से जुड़े मुद्दों को लोगों की राय प्राप्त करता है, और इसे संक्षेप में कहा जाए तो यह लोगों को सरकार के साथ जुड़ने और सुशासन में भागीदारी करने में इसे सक्षम बनाता है। 2014 में 4.42 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के साथ मजबूत प्लेटफॉर्म के रूप में इसे विकसित किया गया है, जिसे माई गवर्नमेंट साथी के रूप में जाना जाता है। और माई गवर्नमेंट के तहत शुरू किए गए अभियान के अंतर्गत आते हैं आपके जैसे कि लाइफ अभियान, जिसका उपयोग जो है जन समुदाय को पर्यावरणीय क्षरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही यह वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रयासों में व्यापक प्रभाव पर जोर देता है। इससे सेफ ऑनलाइन, जो कि एक तरीके से यह अभियान भारत की G20 समूह की अध्यक्षता के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू किया है, और इसका उद्देश्य ऑनलाइन जोखिम सुरक्षा उपायों, साइबर सुरक्षा के बारे में नागरिकों को शिक्षित करना है, ताकि समग्र साइबर सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण, जिसके अंतर्गत इंटरेक्टिव गतिविधियों, सोशल मीडिया जुड़ाव के जरिए एक स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए सक्रिय लोक भागीदारी को बढ़ावा देगा। मिलेट्स सुपर फूड, जिसका उद्देश्य मिलेट्स के पोषण संबंधी लाभों को उजागर करना है और जीवन शैली संबंधी बीमारियों को रोकने में उनकी भूमिका को समझना होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें शुरू किए गए ये प्रमुख अभियान होते हैं। तो आपसे इस तरीके से माई गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके अभियान भी पूछ सकता है, क्योंकि ये अभियान जो है वह हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। जैसे कि माई गवर्नमेंट के अंतर्गत लाइफ अभियान, इससे से ऑनलाइन, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण और मिलेट सुपर फूड जो इसके अंतर्गत चलाए गए प्रमुख कार्यक्रम आते हैं। अब आता है कि माई गवर्नमेंट के 3 प्रमुख स्तंभ है। पहला तो ये आता है डीओ, यानी कि प्रोत्साहित करना, कि प्रश्नोत्तरी, इनोवेट इंडिया पहल, प्रतिज्ञाएं, सेल्फ फोर सोसाइटी प्रोग्राम, साथ ही 2.0 पहल आदि को इसमें शामिल किया गया है। डिस्कस, यानी कि चर्चा करना, जो कि सामूहिक चर्चा, मन की बात, रेडियो कार्यक्रम आदि की सुविधा प्रदान करना। डिसमिनेट होना, प्रसार, यानी कि ब्लॉग, आवधिक न्यूज लेटर्स, ईमेल, माई गवर्नमेंट ओटीटी आदि पर ध्यान केंद्रित करना। इसके अंतर्गत इसके 3 प्रमुख स्तंभ आते हैं। इसमें देखा जाए तो ये नागरिकों की भागीदारी में कैसे मदद करती है, तो जैसे कि पहले की आती है जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में, कि इसमें नागरिक फीडबैक देकर समस्याओं को रिपोर्टिंग करते हैं और इसमें कार्यवाही की मांग करके सरकारी अधिकारियों को जवाबदेही बनाते हैं, और इसमें सरकारी निर्णय में पारदर्शिता और खुलेपन को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए जैसे कि सूचना का अधिकार, नागरिकों को सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों की एजेंसियों में उनके कार्यों के प्रति जवाबदेह ठहराते हुए उनकी जानकारी को सशक्त बनाना है। सेवा वितरण के अंतर्गत देखा जाए तो यह नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी के जरिए यह सुनिश्चित करता है कि इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी जरूरतों और हितों को ध्यान में रखा जाए। साथ ही यह सार्वजनिक सेवाओं और नीतियों के परिणामों में वितरण में वृद्धि होती है। जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक के मूल्यांकन में सामूहिक भागीदारी में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार किया हुआ है। समावेशिता को बढ़ावा मिलता है, जिसमें शासन व्यवस्था में नागरिकों को शामिल करने में अपने पन की भावना विकसित होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मनरेगा, सामाजिक लेखा परीक्षा आदि गरीबों और हाशिए पर रह रहे लोगों की प्राथमिकता देने में मदद करेगा। विश्वास निर्माण के अंतर्गत देखा जाए तो इस कार्यक्रम में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी में सरकारी संस्थाओं में लोगों का विश्वास बढ़ता है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूती मिलती है, राज्य एवं समाज के बीच सहयोगपूर्ण संबंधों को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ग्राम सभाएं जमीनी स्तर पर सामुदायिक विकास को बढ़ावा देती है। नवाचार के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें नागरिक भागीदारी शासन संरचना को मजबूत करने वाली पहलों में योगदान करने के लिए नई दृष्टिकोण, नवीन विचार और समाधान दे सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैसूरू स्थित फर्म को पर्यावरण के अनुकूल इंटरलॉक टाइल व पेवर्स बनाने के लिए प्लास्टिक कचरे का उपयोग करने में उनके अभिनव समाधान हेतु पेटेंट प्रदान किया गया, और ये टाइल सीमेंट से भी अधिक मजबूत होते हैं। सुशासन में नागरिक भागीदारी को बढ़ाने चुनौती देने के संदर्भ में कि इसमें पहली तो आती है प्रतिबद्धता की कमी होना, जो कि नीति निर्माण में नागरिकों के लिए समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो अक्सर सीमित होती है, और इसमें नागरिकों की निरंतर भागीदारी बाधित होती है। सीमित भागीदारी देखने को मिलती है। प्रशासनिक चुनौतियां होती हैं, सरकार पर विश्वास की कमी, सामाजिक कारक इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। सुशासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ पहले शुरू की गई है। जैसे कि पहली पहल आती है स्वच्छ भारत मिशन। यह मिशन जो है एक तरीके से जन आंदोलन कार्यक्रम बन गया है, जो नागरिकों में सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने और स्वच्छता का संदेश फैलाने के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, इस मिशन के अंतर्गत गंगा नदी की साफ सफाई करना और संरक्षित करने के लिए लोगों में जिम्मेदारी एवं जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देने हेतु व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाई गई। डिजिटल इंडिया के बारे में यह जो इसका उद्देश्य नागरिकों को अधिक आसानी से सेवाओं का लाभ उठाने, सरकार के साथ सुविधाजनक तरीके से जोड़ने, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने और सशक्त बनाने में नागरिकों के जीवन में सुधार लाता है।
73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई है, जो कि ग्रामीण एवं शहरी लोगों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। साथ ही स्थानीय शासन में महिलाओं एवं सहित हाशिए पर रहने वाले विविध वर्गों को शामिल किया जाता है। और नागरिक चार्टर का जो उद्देश्य रहा है वह नागरिकों तथा प्रशासन के बीच एक सेतु बनाने और नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप प्रशासन को सुव्यवस्थित करना, इसके अंतर्गत एक प्रमुख पहले शुरू की गई है। अब आता है आगे की राय के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आता है पहले नंबर पर सुगमता, कि इसके अंतर्गत सरकारी डेटा को व्यवस्थित और सुलभ प्रारूप में जारी किया जाना चाहिए। जागरूकता के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें स्कूली पाठ्यक्रमों में शासन व्यवस्था और नागरिक शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत बात की जाए तो इसकी में मजबूत डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करना चाहिए, जिससे उपयोगकर्ता को अनुकूल ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म बनाने चाहिए। समावेशी नीति निर्माण होगा, जिसमें शासन प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए एक नियमित सार्वजनिक परामर्श प्रमुख नीतिगत निर्णयों में जन भागीदारी, विविध समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए, जैसे पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में सार्वजनिक जन भागीदारी को घटक को मजबूत करना। शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत मजबूत और व्यवस्थित करना चाहिए, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि यह विश्वास बनाने के लिए नागरिक शिकायतों को तुरंत समाधान किया जाए। साथ ही नीतियों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए फीडबैक प्रणाली को मजबूत करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत ही आगे की राय होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिविल सेवाओं में लिटरल एंट्री के बारे में। लिटरल एंट्री के संदर्भ में बात की जाए तो आपके सबसे पहले तो ये जानते हैं कि लिटरल एंट्री होती क्या है और इसकी व्यवस्था क्यों की गई। आखिर इसकी कि जब नॉर्मल तरीके से प्रक्रिया होती है, एग्जाम नियुक्त की जाती है, तो इस लिटरल एंट्री की आखिर आवश्यकता क्यों होती है और इसकी कब की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, इन सब के बारे में जानते हैं। कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सचिव एवं संयुक्त सचिव के 45 पदों पर लिटरल एंट्री के जरिए भर्ती के लिए सभी लोक सेवाएं द्वारा जारी विज्ञापन को वापस ले लिया गया। चलिए तो लिटरल एंट्री से संबंधित प्रमुख तथ्यों को जाने कि यह जो हाल ही में किया गया है, इसमें विज्ञापनों की आलोचनाओं के कारण इसे वापस लिया गया है, जिसका कारण रहा है कि ऐसी भर्ती जो है वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए इसमें आरक्षण नहीं होता है, जिसके कारण इस की आलोचना की गई और उस इलेक्ट्रल एंट्री के लिए कुछ ये डेटा, ये विज्ञापन के जो कारण है उसको वापस ले लिया गया। अभी देखा जाए तो नवंबर 2018 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा यूपीएससी को लिखे गए पत्र में इसका उल्लेख भी किया गया था, जिसमें इन पदों को भरने की व्यवस्था यानी कि वर्तमान व्यवस्था को प्रतिनियुक्ति के रूप में माना जा सकता था, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करना अनिवार्य नहीं। और यदि इसमें एससी, एसटी और ओबीसी इस उम्मीदवार पात्र है तो उन पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही समग्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए समान स्थिति वाले मामले में ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अंतर्गत 2018 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा यूपीएससी को लिखे गए पत्र में ये प्रावधान दिए गए। अब आता है कि लिटरल एंट्री में आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है, इसके बारे में देखा जाए तो इसमें सार्वजनिक नौकरियों और विश्वविद्यालयों के आरक्षण को 13 पॉइंट रोस्टर के माध्यम से लागू किया गया और इस फॉर्मूले के अनुसार 3 रिक्तियों तक की भर्ती पर कोई आरक्षण नहीं लागू होता है और इसमें भर्ती के जरिए हालिया विज्ञापन में यूपीएससी ने 45 रिक्तियों का विज्ञापन जारी किया है और इसमें रिक्तियों में एक ही समूह के रूप में माना जाता है, जैसे कि 13 पॉइंट रोस्टर के अनुसार 6 रिक्तियां सुप्रीम अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए, 3 रिक्तियां जो रही है वह अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए और 12 रिक्तियां ओबीसी उम्मीदवारों के लिए और 4 रिक्तियां जो होती है वह ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करता है। चूंकि ये रिक्तियां जो है वह प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग विज्ञापित होती है और इसमें ये सभी प्रभावी रूप से एकल पद की रिक्तियां होती है और इस पर किसी भी तरीके का आरक्षण लागू नहीं होता है। एकल पद कैडर में आरक्षण लागू नहीं होता है, जिसमें लिटरल एंट्री के तहत भरा जाने वाला जो प्रत्येक पद होता है वह एकल पद हो और इसमें आरक्षण लागू नहीं होता है। अखिलेश कुमार से बना राम दमन एवं अन्य बात 2015 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया था कि एकल पद कैडर में आधार आरक्षण 100% आरक्षण के बराबर होगा और इसलिए यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के क्लॉज 1 और 16 के क्लॉज 4 में इसका उल्लंघन करता है। अब लिटरल एंट्री के बारे में जाने कि यह एंट्री जो है एक तरीके से सरकारी मंत्रालय विभागों में मध्यम एवं वरिष्ठ स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए पारंपरिक सरकारी सेवा संवर्गों से बाहर व्यक्तियों की भर्ती की जाती है। यह जो भर्ती प्रक्रिया होती है वह पारंपरिक भर्ती प्रक्रिया जिस तरीके से आपकी होती है, जिसमें प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, इस प्रक्रिया से अलग होती है और इसमें देखा जाए तो यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से ये योग्यता के आधार पर पदों को भरा जाता है। इसमें सलाहकारी भूमिकाओं में निजी क्षेत्र के पेशेवर की नियुक्ति भी की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो भारत के
मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति जो आमतौर पर एक प्रमुख अर्थशास्त्री होते हैं, और यह जो अवधि होती है इनकी देखा जाए तो 3 से 5 साल तक की अवधि के लिए यह संविधात्मक भर्ती होती है, जिसमें प्रदर्शन के आधार पर कार्यकाल का विस्तार किया जाता है। और यह ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में डायरेक्ट एंट्री और लेटरल एंट्री दोनों तरीकों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि भारत में लिटरल एंट्री के विचार के विकास के बारे में देखा जाए तो इसमें सबसे पहले 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, जिसमें इसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई के द्वारा की गई थी, जिसमें पहली बार लिटरल एंट्री के प्रस्ताव को शुरू किया गया था, मतलब कि प्रस्तुत किया था। फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आया, उसमें लिटरल एंट्री को संस्थागत बनाने की सिफारिश की गई। फिर 2016 में शशि थरूर की अध्यक्षता में संसदीय स्थायी समिति का गठन किया गया, जिसमें विविध क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रशासन में शामिल करने की सिफारिश की गई। फिर 2017 में नीति आयोग ने 3 वर्षीय कार्य एजेंडा और गवर्नेंस पर सचिवों के सेक्टरल ग्रुप की रिपोर्ट 2017 में मध्यम एवं वरिष्ठ प्रबंधन स्तरों पर लिटरल एंट्री की सिफारिश की। फिर 2018 में लिटरल एंट्री भर्तियों की आधिकारिक घोषणा की गई। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये लिटरल एंट्री का जो इतिहास है वह 1966 से, यानी कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग से ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और जिसे 2018 में इसको आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार कर लिया गया। चलिए, तो इसके लाभ के बारे में जान लेते हैं कि इस तरीके की ये जो नियुक्ति की जाती है उसके क्या लाभ होते हैं। तो इसमें पहला तो आता है कि अधिकारियों की कमी को दूर करने के संदर्भ कि इसमें विभाग के द्वारा 2023-24 में अनुदान मांगों की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र एवं राज्य स्तर पर केवल 442 आईएएस अधिकारी काम कर रहे हैं, जबकि इनकी संख्या जो है वह 1469 है। बसवान समिति जो 2016 में उन्होंने कहा था कि अधिकारियों की कमी को देखते हुए उन्होंने इस लिटरल एंट्री का समर्थन किया हुआ था। दूसरा तो आता है कि कार्यकुशलता और प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि को देखा जाता है, जिसमें स्थापित करियर आधारित नौकरशाही में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। विशिष्ट विषयों पर विशेषज्ञों को शामिल करता है, जैसे कि अर्थशास्त्र, वित्त, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी जैसे तकनीकी के अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को काम रखने में सार्वजनिक नीतियों में एक नया दृष्टिकोण आ सकता है। विभागीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, जैसे कि कुछ मंत्रालय या विभाग जो होते हैं इसमें नागर विमानन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है, इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये लिटरल एंट्री में ये प्रमुख लाभ है। अब इससे जुड़े मुद्दे के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि अल्पकालिक फोकस होना कि 3 से 5 साल के लिए नियुक्तियां अल्पकालिक नीति लक्ष्यों को जन्म दे सकती है, जिससे दीर्घकालिक विजन का अभाव होगा। संवैधानिक प्रावधानों में टकराव देखने को मिलता है, हितों का टकराव देखने को मिलेगा, जिसमें रिवॉल्विंग डोर गवर्नेंस के जोखिम को ये बढ़ावा देगा। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो यह लोक अधिकारियों का सार्वजनिक सेवा के दौरान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लॉबिंग की भूमिका निभाना, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में देखा जाता है। जवाबदेही से जुड़ी चिंताएं देखने को मिलेगी, जमीनी स्तर पर अनुभव कम होगा और राजनीतिक हस्तक्षेप की प्रक्रिया इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत भाई भतीजावाद और पक्षपात की संभावना भी उत्पन्न हो सकती है। तो इससे जुड़े एक प्रमुख मुद्दे आते हैं। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें निम्नलिखित कदमों को अपनाते हुए लिटरल एंट्री की प्रक्रिया में सुधार करके रिक्तियों की कमी को दूर किया जा सकता है, साथ ही अधिकारियों की क्षमता योग्यता सुनिश्चित करने में भी मदद करता है, जैसे कि लोक प्रशासन में विश्वविद्यालय की स्थापना होना, निजी क्षेत्र की प्रतिनियुक्ति, प्रत्येक विभाग के लिए लक्ष्य निर्धारण और ट्रैकिंग को संस्थागत बनाना, सिविल सेवाओं के करियर संप्रबंधन को बढ़ावा देना, 2 स्तरीय प्रवेश प्रक्रिया इसके अंतर्गत एक प्रमुख है। आगे की राय यानी कि आगे के सुझाव के तौर पर इसको देखा जा सकता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक सरोगेट विज्ञापन के बारे में। तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण और बीसीसीआई से आग्रह किया है कि वह खिलाड़ियों को तंबाकू या शराब के सरोगेट उत्पादों का विज्ञापन करने से रोके। तो ये हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इस विज्ञापन को रोकने के संदर्भ में एक प्रावधान दिया गया। चलिए, तो जानते हैं कि इस मंत्रालय के द्वारा इन उपायों की सूची जो जारी की गई है उसमें क्या क्या शामिल है, और सरोगेट विज्ञापन पर ही क्यों इसमें फोकस किया गया है, इसके बारे में जानते हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण इस विज्ञापन को रोका है। जैसे कि सबसे पहले देखा जाए तो इसमें मंत्रालय के द्वारा जो उपायों की सूची जारी की गई है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसे तंबाकू के खिलाफ जो अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए खिलाड़ियों द्वारा एक औपचारिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना, बीसीसीआई द्वारा आयोजित भागीदार वाले स्टेडियम और कार्यक्रमों में इन उत्पादों का प्रचार या विज्ञापन नहीं करना, बीसीसीआई के दायरे में आने वाले खिलाड़ियों को तंबाकू या संबंधित उत्पादों के सरोगेट प्रचार या विज्ञापन से दूर रखने में निर्देश जारी करना। और मंत्रालय ने बीसीसीआई में खेल आयोजनों जैसे कि आईपीएल में अन्य मशहूर हस्तियों को ऐसे सरोगेट विज्ञापनों की नहीं अनुमति देने का अनुरोध किया हुआ है। सरोगेट विज्ञापन के बारे में बात की जाए तो ये एक तरीके से ऐसी विज्ञापन रणनीति होती है जिसमें किसी प्रतिबंधित उत्पाद जैसे कि तंबाकू या
शराब को सीधे विज्ञापित करने के बजाय उसी कंपनी के किसी अन्य उत्पाद का विज्ञापन किया जाता है और इसमें प्रतिबंधित उत्पाद को बढ़ावा देने का एक तरीका भी छुपा हुआ है, जिसमें विज्ञापन का कारण बताने और ऐसे उत्पादों के विज्ञापन कानून द्वारा प्रतिबंधित या निषिद्ध होते हैं। इसमें गलत विवरण, झूठा आश्वासन, भ्रामक निहित प्रतिनिधित्व, जानबूझकर आवश्यक जानकारी को छुपाना आदि तरीके शामिल होते हैं, जिसमें अनुचित व्यापार व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। लोकप्रिय खेल आयोजनों में विज्ञापन ब्रॉड्स को रिकॉल वैल्यू हासिल करने में मदद करता है। साथ ही इससे प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आईपीएल 2024 के दौरान प्रचारित कुल उत्पादों में पान मसाला उत्पादों से संबंधित विज्ञापनों की हिस्सेदारी 16% रही है। ब्रांड ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मशहूर वस्तुओं, लोगों को ध्यान आकर्षित करने वाले स्थानों, दृश्यों को शामिल करने जैसे तरीके इसके अंतर्गत शामिल है। जैसे उदाहरण के तौर पर शराब कंपनियां म्यूजिक सीडीएस का विज्ञापन करती हैं, या पान मसाला कंपनियां जो होती हैं वह सिल्वर कोटेड इलायची सुपारी के प्रचार के लिए जरिए सरोगेट विज्ञापन करती है। तो इस तरीके के विज्ञापन आते हैं, जिसको अभी हाल ही में इस विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। इस विज्ञापन के कानूनी फ्रेमवर्क के बारे में देखा जाए तो इसे केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गत और केबल टेलीविजन नियम 1994, सिगरेट यानी तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत शराब, तंबाकू, सिगरेट उत्पादों का विज्ञापनों के जरिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रचार को प्रतिबंधित करता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण में भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के अनुमोदन की रोकथाम के दिशा निर्देश 2022 जारी करके पहली बार सरोगेट विज्ञापनों को परिभाषित किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में भ्रामक विज्ञापनों को ऐसे विज्ञापन के रूप में परिभाषित किया गया है जो उत्पादों को गलत तरीके से वर्णन करते हैं और ऐसे उत्पाद या सेवाओं के उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद संहिता के अंतर्गत इसमें प्रतिबंधित वस्तुओं से जुड़े ब्रांड का किसी प्रतिबंधित वस्तु के विज्ञापन के लिए उपयोग करने की कोई रोक नहीं है, बशर्ते यह जेन्युइन ब्रांड एक्सटेंशन होना चाहिए और यह तरीके का ये जो एक्सटेंशन है वह प्रामाणिकता का आकलन, उत्पादन तथा बिक्री के आंकड़ों के और साथ विज्ञापन अभियानों के बीच सह संबंध स्थापित करने के बारे में किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है सरोगेट विज्ञापनों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पहला निर्णय आया था टीवी टुडे नेटवर्क बनाम भारत संघ 2021 में। यह जो नेटवर्क था इसमें शराब की बोतलों जैसी दिखने वाली क्लब सोडा के विज्ञापन को सरोगेट विज्ञापन माना गया था, जिसमें टीवी टुडे नेटवर्क को शराब ब्रांड नामों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों के लिए माफी स्क्रॉल प्रसारित करने का निर्देश दिया गया था। फिर दूसरा जो निर्णय आया था वह यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड बनाम मुंबई ग्राहक पंचायत 2006 के अंतर्गत आया था, जिसमें कंपनी को भ्रामक विज्ञापनों, दावों और शराब के सरोगेट विज्ञापन को दोषी पाया गया हो। इसमें कोर्ट ने कंपनी के सरोगेट विज्ञापन बंद करने का आदेश दिया हुआ था और कंपनी को सुधारात्मक विज्ञापन देना पड़ा, जिसमें उसने अपनी गलती स्वीकार करने की उपभोक्ताओं से माफी मांगी हुई थी। तो ये सरोगेट विज्ञापन के संदर्भ में प्रमुख निर्णय दिए गए। अब आता है कि सरोगेट विज्ञापन का क्या निहितार्थ है। जैसे कि उपभोक्ताओं के संबंध में देखा जाए तो इसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों को कमजोर करती है, जिससे अनुचित व्यवहार होता है और उपभोक्ताओं के सूचना और पसंद के अधिकार का उल्लंघन होता है। फिर आता है लोक स्वास्थ्य के संबंध में। इसमें खतरा जो होता है वह तंबाकू और शराब उत्पादों को उपभोक्ताओं के लिए आकर्षण बनाने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कंपनियों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें लाभप्रदता बनाम प्रभावकारिता होती है, जिसमें इन उत्पादों की ब्रांड दृश्यता और बिक्री को बढ़ावा मिलता है, जिससे अनुचित व्यवहार, प्रथाओं और इन उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा मिलता है। फिर आता है नैतिक निहितार्थ में, जिसमें पारदर्शिता एवं जवाबदेही की कमी होती है, जिसमें ब्रांड को विज्ञापनों के जरिए निश्चित उत्पादों को प्रचार को बढ़ावा देने में कानूनी जोखिमों का फायदा उठाने में मदद मिलती है। सामाजिक प्रभाव और नष्ट थ्योरी होती है, जिसमें आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड मार्केटिंग रणनीति का उपयोग उपभोक्ताओं को तंबाकू या शराब उत्पादों का सेवन करने से प्रेरित करता है, जिसमें सेलिब्रिटी द्वारा विज्ञापन होता है। नष्ट थ्योरी जो है वह एक तरीके से व्यवहारिक अर्थशास्त्र संबंधी अवधारणा पर आधारित होती है, जिसका उद्देश्य विकल्पों को प्रस्तुत करने के तरीकों से सूक्ष्म परिवर्तन के माध्यम से लोगों के निर्णयों और व्यवहारों को प्रभावित करती है। सरोगेट विज्ञापनों के विनिमय में मौजूदा समस्याएं देखी जाए तो पहली तो आती है कानूनों में मौजूद खामियां, जिसके अंतर्गत परिभाषाओं और शर्तों के कारण कानून अक्सर सरोगेट विज्ञापनों के प्रचार को रोकने में विफल हो जाते हैं और इसमें जवाबदेही और कार्यवाही के लिए कमी मौजूद होती है और इनमें ब्रांडों के कानूनों के उल्लंघन का अवसर मिल जाता है। अनैतिक व्यवहार, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें कंपनियों द्वारा बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अनैतिक व्यवहार अपनाए जाते हैं। कठोर दंड का अभाव देखने को मिलता है, जिसमें सुधारों के साथ विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए कहा जाता है और प्राय आनुपातिक दंड का अभाव होता है। नौकरियों और राजस्व का नुकसान देखने को मिलता है, जैसे कि सिनी गुड्स, जिसमें
शराब और तंबाकू के उत्पादन एवं उत्पाद उच्च कर या उपकर लगाया जाता है, जिसमें राज्य के राजस्व में इनका महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। सरोगेट विज्ञापन से जुड़े अधिकारों के बारे में देखा जाए तो पहला तो आता है सुरक्षा का अधिकार, जो कि जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार। सूचित होने या जानकारी का अधिकार, जो कि वस्तुओं की गुणवत्ता, क्षमता, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में जानकारी का अधिकार, ताकि उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार पद्धतियों से बचाया जा सके। चयन का अधिकार, जहां तक संभव हो इसमें प्रतिस्पर्धी मूल्य पर विविध वस्तुएं एवं सेवाओं को प्राप्त करने का आश्वासन करने का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा अधिकार, जो कि जीवन भर जानकारी के आधार पर जागरूकता उपभोक्ता बने रहने के लिए ज्ञान और कौशल हासिल करने का अधिकार होता है। आगे की राय में देखा जाए तो सरकारी हितधारकों और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के हितधारकों में परामर्श बैठक में उठाए जा रहे निम्नलिखित कदम पर प्रकाश डाला गया है, जैसे कि ब्रांड एक्सटेंशन या विज्ञापित किए जा रहे प्रतिबंधित उत्पाद या सेवा के बीच अंतर स्पष्ट सुनिश्चित करना। विज्ञापन में प्रतिबंधित उत्पाद का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संदर्भ नहीं होना चाहिए। विज्ञापन की प्रस्तुति में उत्पाद में सादृश्यता नहीं होनी चाहिए और विज्ञापन में अन्य उत्पादों के विज्ञापन से संबंधित प्रचारों के विशिष्ट स्थितियों की उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सरोगेट विज्ञापन के बारे में पूरी डिटेल दी गई। तो आपको इसके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। पहला तो ये कि अभी हाल ही में कौन से उत्पाद को इसके अंतर्गत विज्ञापन को रोका गया है, ये होता क्या है, किसके द्वारा इसको जारी किया जाता है और इस विज्ञापन से जुड़ी क्या कानूनी फ्रेमवर्क है, तो और कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय है। तो इनके बारे में कुछ कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट ही आपको याद रखने हैं, क्योंकि पूरा ये जो इससे रिलेटेड समस्याएं हैं, समस्याओं और अधिकार, तो ये आप थोड़ा ही इसको पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इससे रिलेटेड कौन कौन से अधिकार है। तो जैसे कि आपका सुरक्षा का अधिकार, सूचित होने या जानकारी का अधिकार, चयन का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा अधिकार, तो ये सब एक जागरूकता के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके की ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ये आगे की राह के अंतर्गत देना है, क्योंकि प्रत्येक ज्यादातर ये जो अगर सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी होता है तो इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने को लेकर ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इससे रिलेटेड आपकी ये जो ज्यादातर जैसे कि जिसका समाज पर इफेक्ट ना पड़े, किस तरीके का इफेक्ट पड़ेगा, इन विज्ञापनों का क्या इसकी मानसिक या मानसिक स्थिति को ज्यादा प्रभावित करेगा, तो इसकी क्या एक घंटे की सुनिश्चितता रहेगी, तो इन सब चीजों को एक बार नोटिस करके देखना होता है। अब आता है कि नेक्स्ट आता है समान नागरिक संहिता के बारे में। समान नागरिक संहिता के संदर्भ में बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने स्वतंत्र दिवस के अवसर पर अपने भाषण में समान नागरिक संहिता के पक्ष में समर्थन करते हुए तथा वर्तमान धार्मिक नागरिक संहिता के स्थान पर एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया हुआ है। समान नागरिक संहिता के बारे में देखा जाए तो इसका पूरा देश में ये नागरिकों के लिए एक समान रूप से लागू करने का प्रावधान है, जिसमें सभी धार्मिक समुदायों के विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में समान रूप से लागू होता है। और वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो इसमें अलग अलग धर्मों में भारतीय नागरिक उपयुक्त मामलों में अपने धर्म से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों से शासित होते हैं और भारत में प्रत्येक धर्म को अपने विशेष कानूनों को पालन करते हैं। इसमें वर्तमान में गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ एक प्रकार का पहले से यूसीसी पहले से ही लागू है। पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 में लागू है, जिसमें उदाहरण में इसी वर्ष में 2024 में इसे अपनाया गया था। भारत ने इस केस में विधि आयोग में कहा हुआ था कि यूसीसी का निर्माण आवश्यक या वांछनीय नहीं है, जिसमें प्रत्येक धर्म के पारिवारिक कानूनों में सुधार किए जाने चाहिए ताकि उनके लैंगिक रूप से न्याय संगत बनाया जा सके। अब आता है कि भारत में समान नागरिक संहिता की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके संदर्भ में देखा जाए तो इसमें पहला तो आता है संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करना। इसमें भाग 4 के अंतर्गत कहा गया है कि अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करता है, जिसमें लैंगिक न्याय, राष्ट्रीय एकता, संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित कानून के समक्ष समानता को बढ़ावा दिया जाता है। यही एक तरीके से पंथनिरपेक्ष राष्ट्र के सिद्धांतों को बनाए रखा जा सकता है, जिसका तात्पर्य एक ऐसे राष्ट्र से होता है जहां धार्मिक मान्यताएं नागरिक मामलों पर लागू नहीं होती। आधुनिक समाज की आवश्यकता को पूरा करता है, जिसके अंतर्गत वे प्रथाएं या कानून शामिल होते हैं जो धर्म के आधार पर देश को विभाजित करती है और समाज की प्रगति में बाधक बनते हैं और उन्हें समाप्त करना आवश्यक होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो कि मुस्लिम शरीय विधि अधिनियम 1937 के तहत बहु विवाह वैध होता है, लेकिन यह महिलाओं के खिलाफ इसलिए से समाप्त किया जा सकता है, तो इसके अंतर्गत आता है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिए हुए हैं, जैसे कि अहमद खान बनाम साहेबानो बेगम बाद में। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक न्याय और व्यक्तिगत कानूनों की समानता की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। दूसरा आता है सरला मर्दुल अनबन बनाम भारत संघवाद एवं अन्य बाद में कहा गया है कि यह व्यक्तिगत कानूनों की सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके और इस विचार को ली थॉम्स मामले
2000 में दोहराया गया था, जिसमें कोर्ट ने व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की दिशा में एक समान दृष्टिकोण को अपनाया हुआ था। सायरा बानो बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि तलाक विद्यत यानी कि शरीयत अधिनियम 1937 के तहत त्वरित और अपरिवर्तनीय तलाक को ये मनमानी प्रथा को मानते हुए असंवैधानिक घोषित किया हुआ था। यूसीसी को लागू करने से जुड़े मुद्दे में देखा जाए तो पहला तो आता है कि विविधता के खिलाफ होना, दूसरा आम सहमति का अभाव देखने को मिलता है और सहकारी संघवाद के खिलाफ इसके अंतर्गत देखा जाता है। भारत में यूसीसी को लागू करने में आगे की दिशा देखी जाए तो इसमें पहला तो आता है आम सहमति बनाना, सामाजिक आर्थिक प्रभाव विश्लेषण देखने को मिलता है, शिक्षा और जागरूकता होती है और सभी व्यक्तिगत कानूनों का संहिताकरण इसके अंतर्गत किया जाता है। विधायी प्रभाव आकलन के बारे में, जैसे कि लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में, कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2 न्यायाधीशों की पीठ में बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्र अधिनियम परफॉर्मेंस ऑडिट करने का निर्देश दिया हुआ है, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर बल दिया हुआ है कि किसी कानून के कार्यान्वयन की समीक्षा और आकलन करना विधि के समान या विधि के शासन के अभिन्न अंग होता है। जिसमें न्यायालय ने निर्देश दिया हुआ है कि अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़े कई प्रणालीगत समस्याओं को मद्देनजर किया जा सकता है, जिस समस्याओं में मलिन बस्ती क्षेत्रों के रूप में भूमि की पहचान की जटिल प्रक्रियाएं, मलिन बस्ती के विस्थापित निवासियों हेतु आवास के प्रावधान संबंधी कमियां इसके अंतर्गत शामिल हैं। जिसमें कोर्ट ने कहा था कि कार्यपालिका की संवैधानिक जिम्मेदारी केवल कानूनों में लागू नहीं होती, बल्कि उनकी निगरानी करना भी एक संवैधानिक जिम्मेदारी होती है। और कोर्ट की व्यापक सांविधिक ऑडिट के लिए निर्देश लागू करने के लिए कानूनों की प्रभावशीलता और आउटकम्स का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणालीगत अप्रोच के रूप में विधायी प्रभाव आकलन की आवश्यकता को उजागर करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यापक सांविधिक ऑडिट का आदेश दिया है, जिसमें विधायी प्रभाव आकलन का एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में शामिल किया जाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बनाए गए कानून समाज के लिए लाभकारी और संविधान के अनुरूप हो। विधायी प्रभाव आकलन के बारे में जानेंगे तो यह एक तरीके से विनामिकी प्रभाव आकलन कहा जाता है। यह एक प्रणालीगत विधि है जिसका उपयोग प्रस्तावित और मौजूदा कानूनों के बहुआयामी यानी कि सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव का विश्लेषण के लिए किया जाता है। यह इसके आवश्यक प्रमुख घटक में शामिल है, जैसे कि समस्या की पहचान, विकल्पों की खोज होना, तुलनात्मक विश्लेषण होना, हितधारक परामर्श होना, सामाजिक आर्थिक विश्लेषण और प्रभाव आकलन तथा रिपोर्टिंग इसके अंतर्गत एक प्रमुख घटक शामिल है। भारत में एलआईए के महत्व के बारे में देखा जाए तो यह साक्ष्य आधारित नीति निर्माण है, जिसके अंतर्गत एलआईए कानूनों को लागू करने के पहले और बाद में उसके प्रभावों के संपूर्ण मूल्यांकन की अनुमति देता है, जो कि नीति निर्माता धारणाओं और राजनीतिक दबावों के बजाय अनुभवजन्य साक्ष्य के आधार पर निर्णय ले सकता है। विधायी गुणवत्ता के बारे में, यह एक तरीके से एलआईए कानूनी विवादों, अस्पष्टता और क्रॉस पर्पस या ओवरलैपिंग कानूनों की अधिनियमों को रोकने में मदद करता है। इसमें उदाहरण के तौर पर एंटी ट्रस्ट प्रावधानों के संदर्भ में क्षेत्रीय संबंधी बेनामी जैसे कि ट्राई से भी आदि जैसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बीच में क्षेत्राधिकार का ओवरलैप होना, एलआईए में कानूनी अस्पष्टताओं को कम करके हितधारक परामर्श और फीडबैक तंत्रों को विवादों के समाधान हेतु वैकल्पिक समाधान के लिए उपयोग करके न्यायपालिका पर बोझ को कम कर सकता है, साथ ही कानूनी चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने में मदद कर सकता है। प्रत्यायोजित विधान की समीक्षा के अंतर्गत देखा जाए तो यह इसका आकलन करता है कि इसमें कार्यकारी प्राधिकारियों को सौंपी गई शक्तियां उचित तथा सुपरिभाषित हो और सौंपी गई प्रत्यायोजित विधान की संसदीय जांच पड़ताल कम हो गई हो। अब आए प्रतिक्रियाशील जिम्मेदारी शासन व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें कार्यप्रणाली सुधार और नीतिगत संशोधनों की सुविधा प्रदान करता है, जिससे प्रशासन को अधिक प्रतिक्रियाशील बनाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का अनुपालन देखने को मिलता है, जिसमें नए कानून, नीतियां, विधियां अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तहत भारत के दायित्व के अनुरूप होते हैं, जो मानवाधिकार, व्यापार आदि से संबंधित समझौते इसमें शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पर 2021 में भारत में पण्य निर्यात योजना को विश्व व्यापार संगठन मानकों के अनुपालन में कमी के कारण निर्यात उत्पादन में शुल्कों और करों की छूट की योजना को प्रतिस्थापित किया गया है। भारत में प्रभावी एलआईए सुनिश्चित करने में क्या चुनौतियां हैं? पहली तो आती है कानूनी या संस्थागत चुनौतियां। ये जो चुनौतियां एक तरीके से औपचारिक तो कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्देश होती है, जो मंत्रालयों के बीच एक प्रभावी समन्वय की कमी को दर्शाती है। इस कमी के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें सरकारी विभागों की कमी, अलग अलग ढांचे और परिवेश में काम करने की प्रवृत्ति और इसके परिणाम स्वरूप विखंडित और अपूर्ण मूल्यांकन देखने को मिलता है। समर्पित संस्थानों का अभाव देखने को मिलता है, जिसमें प्रत्येक कानून के प्रभाव विश्लेषण को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित संस्थानों जैसे कि यूनाइटेड किंगडम की बेटर रेगुलेशन एग्जीक्यूटिव का अभाव, डेटा की सीमा होना जिसमें कानून और नीतियों, योजना के कार्यान्वयन, प्रदर्शन का व्यापक और विश्वसनीय अंतर संचालनीय डेटा के अभाव के कारण विस्तृत आकलन करना कठिन हो जाता है। सीमित तर्कसंगतता देखने को मिलती है। सीमित तर्कसंगतता के आधार पर मानवीय निर्णय पूरी तरीके से तर्कसंगत नहीं होते हैं, जिनमें जानकारी की कमी, निर्णय लेने में लगने वाले समय सीमाओं की आदि में बाधित होता है। नौकरशाही से जड़ता, जिसमें बेबेरियन मॉडल जो होता है उस सिद्धांत पर प्रक्रिया और प्रशासन
संस्कृति की नई विश्लेषणात्मक पद्धतियों को शुरू करने की तुलना में स्थापित प्रक्रियाओं के अनुपालन में प्राथमिकता दी जाती है, जिसके अंतर्गत संकीर्ण नौकरशाही प्रणाली, नागरिक समाज, नीतिगत थिंक टैंक आदि के सहित विविध हितधारकों के साथ प्रभावी समन्वय में बाधा डालती है। इसमें भारत में एलआईए की मौजूदा फ्रेमवर्क में, जैसे कि अधिनियम के पूर्व अधिनियम के बाद में देखा जाए, तो अधिनियम के पूर्व जो है वह पूर्व विधायी परामर्श नीति 2014 के तहत इसमें सरकार को यह दिशा निर्देश प्रदान करता है कि वह किसी भी कानून या अधीनस्थ विधान के ड्राफ्ट को उनके कानून बनाने से पहले सार्वजनिक डोमेन में रखे। सेक्टर विशिष्ट आकलन आता है, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण प्रभाव आकलन, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन होना, संसदीय प्रक्रिया होना जिसमें विधेयकों को स्थायी समितियों को पास भेजना, संसदीय बहसें और चर्चाएं करना, आयोग या अन्य निकाय होना जिसमें विधि आयोग, नीति आयोग आदि द्वारा कानूनों और विश्लेषणों का ड्राफ्ट तैयार करना। अधिनियमों के बाद आता है जैसे कि लेखा परीक्षण, जिसमें कैग और अन्य सक्षम प्राधिकारियों का लेखा परीक्षण होना, संसदीय जांच एवं समीक्षा होना जिसमें विभागों से संबंधित स्थायी समितियों द्वारा जांच की जाती है, अन्य सामाजिक लेखा परीक्षण जैसे कि जीटीआरआई जैसे थिंक टैंक द्वारा इसका आकलन इसके अंतर्गत होता है, जो कि एक मौजूदा फ्रेमवर्क के अंतर्गत देखा जाता है। इसमें अब आता है कि संक्षिप्त सुर्खियां। संक्षिप्त सुर्खियों के अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक आता है, जिला न्यायालयों में बुनियादी ढांचे की स्थिति, कि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा एम्पेरिकल स्टडी टू एवेल्युएट द डिलीवरी ऑफ जस्टिस थ्रू इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। यह मुख्य प्रशासक, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और सहायक कर्मचारियों के सामने आने वाली अवसंरचना संबंधी समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसमें पहला तो आता है बुनियादी अवसंरचना का होना, जो कि लगभग 37.7% न्यायिक अधिकारियों या न्यायाधीशों से बताया है कि वह उनके पास कार्य करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होना। मानव संसाधन के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों की भारी कमी है, जिसमें अधिक न्यायिक अधिकारी प्रभावी कार्यभार के प्रबंधन और मामले में शीघ्र निपटारे में आवश्यक प्रशिक्षण और कौशल की कमी से जूझ रहे हैं। डिजिटल अवसंरचना, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में तालुक विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण नहीं किया गया है। जिला न्यायालयों से संबंधित अन्य मुद्दे रहे हैं, जिसमें सभी विभागों के बीच सहयोग और समन्वय का अभाव देखने को मिलता है। रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें, जैसे कि पहली, जिला एवं तालुका स्तर पर स्वतंत्र आईटी विभाग की स्थापना की जानी चाहिए, और यह जो विभाग है कार्यप्रणाली में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, और इस विभाग को नवीनतम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से लैस किया जाना चाहिए। साथ ही इस विभाग में पर्याप्त प्रशिक्षण कर्मचारी होने चाहिए जो जिला या तालुका स्तर पर न्यायालयों के प्रबंधन और सेवाएं प्रदान करते हैं। इस दायरे के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखने की इसमें जरूरत होती है। अब आते हैं जिला न्यायालयों से सुधार की मुख्य पहलों के बारे में। पहली तो आती है न्यायपालिका में अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना होना, जो कि 1993 से 94 के बीच में चली है, जिस योजना के जरिए न्यायालयों को भौतिक अवसंरचना में सुधार के लिए किया जा रहा है। नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स 2011 के बारे में, जिसका उद्देश्य न्याय प्रणाली में सुधार में होने वाली देरी या लंबित मामले को कम करना है। साथ ही न्यायालयों में संरचनात्मक परिवर्तनों के लिए जवाबदेही बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण कर न्याय तक पहुंच को सुधार हेतु एक महत्वपूर्ण पहल होती है। नेक्स्ट हमारी सुर्खी आती है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत के बारे में, कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर लोक सख्त प्रावधान तब तक नहीं लागू होंगे जब तक कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध साबित न हो जाए। अधिनियम के 18 में उपबंध किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान इस अधिनियम के तहत अपराधों से जुड़े मामलों पर लागू नहीं होगा। इसमें निर्णय की प्रमुख बिंदुओं पर नजर डाली गई है, जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के किसी भी सदस्य का अपमान करना एससी और एसटी अधिनियम के तहत तब तक अपराध नहीं होगा जब तक कि आरोपी का इरादा जातिगत पहचान के आधार पर अपमान हो ना हो, और केवल अस्पृश्यता या जातिगत श्रेष्ठता जैसी जड़ जमा चुकी सामाजिक कुप्रथाओं के कारण जानबूझकर किया गया अपमान या दी गई धमकी इस अधिनियम के तहत जातिगत अपमान या धमकी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा या मानी जाएगी, इसके अंतर्गत आएगा। अग्रिम जमानत के बारे में जानते हैं कि यह एक तरीके से ऐसी जमानत होती है जिसमें हाईकोर्ट या सत्र न्यायालय द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की पहली जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है जो किसी गैर जमानती अपराध में गिरफ्तारी की आशंका रखता हूँ। और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में अग्रिम जमानत से संबंधित प्रावधान किया गया है, जिसमें नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद भारतीय नागरिक संरक्षा संहिता की धारा 482 में अग्रिम जमानत के लिए प्रासंगिक प्रावधान इसके अंतर्गत शामिल है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत इसमें
इसका उद्देश्य एससी और एसटी समुदाय के सदस्यों के खिलाफ अपराधों को रोकना, ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करना तथा पीड़ितों के लिए राहत एवं पुनर्वास का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत अधिनियम में कुछ प्रावधान किए गए, जैसे कि आरोपी अनुसूचित जाति या जनजाति के समुदायों का सदस्य नहीं होना चाहिए। इस कानून के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को हाथ से मैला उठाने का काम में कर लाना, एससी या एसटी समुदाय की महिलाओं देवदासी प्रथा के नाम पर देवता या मंदिर को समर्पित करना, सार्वजनिक स्थानों पर जाने में प्रथागत अधिकारों से वंचित करना जैसे मामले इस श्रेणी के अंतर्गत रखे गए। परिसीमन आयोग के नेक्स्ट हेड में इसका सुर्खी आती है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो किशोर छगन लाल राठौर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि परिसीमन आयोग किसी भी आदेश के स्पष्ट रूप से मनमाने होने और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होने पर संवैधानिक न्यायालयों को उन आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है। जिसके पहले गुजरात हाईकोर्ट ने परिसीमन कार्य चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और इसमें हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 329 के क्लॉज 2A में संज्ञान लेते हुए कहा है कि अनुच्छेद चुनाव संबंधी मामलों में हस्तक्षेप को रोकता है। परिसीमन आयोग के बारे में जाने कि यह एक तरीके से लोकसभा या विधानसभाओं के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएं तय करने की एक प्रक्रिया होती है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार परिसीमन का कार्य ऐसी प्राधिकारी से होता है या ऐसी रीति से किया जाना चाहिए कि संसद कानून के माध्यम से इसे निर्धारित करे। और परिसीमन आयोग के बारे में देखा जाए तो अभी तक इसका 4 बार गठन किया गया है। पहली बार 1952, दूसरी बार 1963, तीसरी बार 1973 और 2002 में। और सुप्रीम कोर्ट के कुछ आरंभिक निर्णय भी है, जिसके अंतर्गत डीएमके बनाम तमिलनाडु राज्य बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संवैधानिक न्यायालय चुनावों की सुविधाजनक बनाने के लिए या जब वह दुर्भावनापूर्ण या मनमाने ढंग से शक्ति के उपयोग का मामला सामने आता है तब हस्तक्षेप कर सकता है। मेघराज कोठारी बात मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था कि चुनाव प्रक्रिया में केवल अनावश्यक देरी से बचने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित किया जा सकता है और यह जो प्रावधान है वह परिसीमन आदेश की न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता है। नेक्स्ट आता है बायलर विधेयक 2024, जो कि राज्यसभा में पेश किया गया है। यह विधेयक जो है एक तरीके से देखा जाए तो इस विधेयक को बायलर अधिनियम 1923 के अधिनियम को विनिमय करने के लिए तकनीकी पहलुओं को पूरे भारत में एकरूपता लाने के लिए इसे लागू किया गया है। यह अधिनियम जो है इसे में 2007 में संशोधन किया गया था और इस संशोधन के जरिए स्वतंत्र थर्ड पार्टी निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण और प्रमाणन की शुरुआत की गई थी। जन विश्वास प्रावधानों से संशोधन अधिनियम 2023 के अनुरूप इसमें कुछ प्रावधानों को उल्लेखित कृत्यों की अपराध की श्रेणी से बाहर रखने के लिए इसमें कानून की समीक्षा की गई थी। बायलर विधेयक 2024 से जुड़े कुछ मुख्य पहलुओं को देखा जाए तो पहला तो ये कि यह बायलर या बायलर के उपकरणों की वेल्डिंग के लिए वेल्डर को प्रमाण पत्र देने वाली सक्षम अथॉरिटी को परिभाषित किया गया है, जिसमें इस अथॉरिटी को विनिमय द्वारा निर्धारित तरीकों के आधार पर ही मान्यता प्राप्त संस्था होगी। मुख्य निरीक्षक की अनुमति के बिना बायलर के भीतर या बायलर में कोई संरचनात्मक बदलाव करने और जोड़ने में नवीनीकरण करने की व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। केंद्र सरकार हेतु केंद्रीय बायलर बोर्ड का गठन किया गया और इस बोर्ड में बायलर और बायलर में लगने वाले उपकरणों में डिजाइन, निर्माण, स्थापना, उपयोग को विनियमित करने का कार्य सौंपा गया। चलिए तो जान लेते हैं बायलर विधेयक 2024 के उद्देश्य के बारे में, जिसका निर्माण एवं उपयोग का विनिमय करना है। बायलर में होने वाले विस्फोट खतरे में जनधन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बिना पंजीकरण और बिना प्रमाण पत्र वाले बायलर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग करना अनिवार्य करना, बायलर के निर्माण में, स्थापना, उपयोग के दौरान पंजीकरण व निरीक्षण प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने में बढ़ावा देना होता है। औद्योगिक बायलर के महत्व को देखा जाए तो ये एक तरीके से बायलर बड़ी मात्रा में ईंधन के जलने, उच्च तापमान और उच्च दाब सहने, उच्च तापमान से युक्त भाप से निपटने आदि से संबंधित होता है। तो ये बायलर विधेयक 2024 के बारे में। इससे रिलेटेड देखा जाए तो आज हमारा पॉलिटी से रिलेटेड सेगमेंट इसका जो भी है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंध का, उसको कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।